हेलो दोस्तों। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आज मैं पढ़ूंगी संविधान का अनुच्छेद 146 और 147। तो स्टार्ट करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 146 article says Indian Constitution's Article 146 says officers and servants and the expenses of the Supreme Court. 146 article says officers and servants and the expenses of the Supreme Court. Number 1. Appointment of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other judge or officer of the court as he may direct, provided that the President may by rule require that in such cases as may be specified in rule, no person not already attached to the court shall be appointed to any office connected with the court, save after consultation with the Union Public Service Commission. Number 2, subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service of the officers and servants of the Supreme Court shall be such as may be prescribed by rules made by the Chief Justice of India or by some other judges or officer of court authorized by the Chief Justice of India to make rules for the purpose, provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries, allowances, leave or pension, require the approval of the President. Number 3, the administrative expenses of Supreme Court. The administrative expenses of the Supreme Court, including all salaries, allowances, and pensions payable to or in respect of the officers and servants of the Supreme Court, shall be charged upon the Consolidated Fund of India, and any fees or other monies taken by the court shall form part of the fund. 147 says interpretation. In this chapter and in chapter 5 or part 6, references to any substantial question of law as to the interpretation of the Constitution shall be constituted as including references to any substantial questions of law as the interpretation of the Government of India Act 1935, including any enactment, amending or supplementing that act, or of any order in council or order made thereunder, or of the Indian Independence Act 1947, or of any order made thereunder. तो इसका मैं पढ़ लेती हूँ हिंदी में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 146 क्या कहता है, किसके बारे में कहता है? ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारी, सेवक और व्यय से संबंधित उच्चतम न्यायालय के अधिकारी, सेवक और व्यय खर्चे या एक्सपेंडिचर से संबंधित अनुच्छेद है 146, जिसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। नंबर 1, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां भारत का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वे निर्दिष्ट करे, परंतु राष्ट्रपति नियम द्वारा ये हमेशा ये अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं दशाओं में जो नियम में विनिर्दिष्ट की जाए किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही न्यायालय से संलग्न नहीं है
न्यायालय से संबंधित किसी पद या संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नंबर 2, संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की शर्तें। नंबर 2, संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उस न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया है, बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएगी। परंतु इस खंड के अधीन बनाए गए नियमों के लिए जहां तक वेतनों, भत्तों, छुट्टी या पेंशनों से संबंधित है, राष्ट्रपति के अनुमोदन की अपेक्षा होगी। नंबर 3, उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर्स हैं, इनके अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों, ऑफिसर्स और सर्वेंट्स को या उनके संबंध में संदेश, अभिवेतन, भत्ते और पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे और उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसें या अन्य धनराशियाँ उस निधि का भाग होंगी। यानी जो न्यायालय के द्वारा जो फीसें और धनराशियाँ होती हैं वे उस संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट होंगी। तो इसके बारे में बताया जा रहा है। अनुच्छेद 147 निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन, व्याख्या। इस अध्याय में और भाग 6 के अध्याय 5 में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 के जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की संशोधक या संपूरक कोई अधिनियमित है अथवा किसी परिषद आदेश या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न के प्रति निर्देश हैं। अब मैं पढ़ लेती हूँ इसके बारे में कोई संशोधन हुआ है। नंबर 1, Number 1, substituted by the Constitution 42nd Amendment Act 1976 S26 for provisions of Clause 3rd WEF 1/2nd 1977. Number 2, certain words, figures, letters omitted by the Constitution 43rd Amendment. इससे रिलेटेड जो भी कुछ जैसे वर्ड्स थे, शब्द और फिगर्स एंड लेटर्स को निकाल दिया गया था, हटा दिया गया था 43rd अमेंडमेंट यानी 43वां संविधान संशोधन एक्ट 1977 के तहत S6 WEF 13/4 1978. Third, substituted by the Constitution 42nd Amendment Act 1976 S26 for the minimum number WEF 1/2nd 1977. Number 4, certain words omitted by the Constitution 43rd Amendment Act 1977 S6 WEF 13/4 1978. नंबर 1, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 26 द्वारा 1/2/1977 से खंड 3 के उपबंधों के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 2, संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 6
नंबर 2, संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 6 द्वारा 13/4/1978 से कुछ शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया गया है। नंबर 3, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 26 द्वारा 1/2/1977 से न्यूनतम संख्या के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 4, संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 6 द्वारा 13/4/1978 से कुछ शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया गया है। कल मैं पढ़ूंगी चैप्टर 5 यानी चैप्टर 5 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 148 एंड 149। अध्याय 5, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताऊंगी कि संविधान में उसकी व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है और उसकी नियुक्ति और उसकी ड्यूटीज़, पावर क्या क्या है उसके बारे में कल बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम कल मिलूंगी संविधान के नए अनुच्छेदों के साथ। और हाँ, मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर, कमेंट एंड लाइक प्लीज़। तो जय भीम, जय संविधान।